नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋचा अंगीरा, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, श्री प्रताप सिंह बारठ, राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा। आज हम बात करेंगे उदारवादी राष्ट्रवाद के बारे में, या यूँ कह लें कि जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का जो उदारवादी चरण था, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। हम सभी को ये पता है कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है, पर ऐसा नहीं था कि उससे पूर्व भारत में कोई संगठन नहीं थे या संस्थाएं नहीं थी। कांग्रेस की स्थापना से पहले भी भारत में ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, पूना की सार्वजनिक सभा और भी कई संस्थाओं के द्वारा राजनीतिक क्षेत्र में कार्य किया जा रहा था। लेकिन इनमें से कोई भी संस्था अपने कार्य और स्वरूप की दृष्टि से राष्ट्रीय नहीं कहा जा सकते थे। कांग्रेस ही पहली ऐसी संस्था थी जिसका स्वरूप बहुत व्यापक था, और इसीलिए कभी कभी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास को कांग्रेस के इतिहास या दोनों का विकास हम साथ पढ़ते हैं। 1885 से लेकर 1947 तक भारतीय स्वतंत्रता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कांग्रेस एवं अन्य विभिन्न संगठनों के द्वारा जिस तरह कार्य किया गया, उसके आधार पर भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को 3 चरणों में विभाजित किया जाता है। पहला चरण उदारवादी चरण, जो 1885 से 1905 तक माना जाता है। दूसरा उग्रवादी चरण, जो 1906 से 1919 तक माना जाता है। और तीसरा गांधी, जब गांधी जी का पदार्पण हो जाता है भारतीय राजनीति में। ये 1920 से लेकर 1947 जब तक भारत स्वतंत्र होता है तब तक माना जाता है। यहाँ हम बात कर रहे हैं उदारवादी चरण की। उदारवादी चरण की विशेषताओं करें तो उदारवादी चरण की पहली विशेषता थी ब्रिटिश न्यायप्रियता में विश्वास। नरमपंथियों या उदारवादियों का विश्वास था कि अंग्रेज स्वभाव से उदारवादी तथा न्यायप्रिय होते हैं। उनका मानना था कि अंग्रेजों को यदि हम अपनी समस्याओं और आवश्यकताओं से अवगत कराएं तो वे उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे और उन्हें स्वीकार कर लेंगे। और अपनी इन्हीं भावनाओं के कारण नरमवादी या उदारवादी अंग्रेजों को अपना शत्रु नहीं मानते थे, बल्कि उनके साथ मित्रता व सहयोग का भाव रखते थे। दूसरी उदारवादी चरण की विशेषता थी क्रमिक सुधार में विश्वास होना। उदारवादी क्रमबद्ध विकास की धारणा में विश्वास करते थे और ये समझते थे कि एकदम से ही प्रतिनिध्यात्मक शासन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता, और इसीलिए वे तात्कालिक रूप से प्रशासन में जो आवश्यक सुधार हैं, विधायी परिषदों, सेवाओं, स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं और रक्षा सेवाओं में सुधार से संतुष्ट थे। वे ये नहीं चाहते थे कि एकदम से क्रांतिकारी परिवर्तन हो, अपितु परिवर्तन क्रमिक रूप से हो, पर वह स्थायी हो। ब्रिटिश शासन को एक वरदान के समान मानते थे, क्योंकि उनका मानना था कि ब्रिटेन जहाँ स्वयं लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, वो वही संस्थाओं की स्थापना भारत में करेंगे। भारतीय को राजनीतिक शिक्षा भी मिलेगी। अंग्रेजी शिक्षा और संस्कृति के प्रभाव में होने के कारण वे ब्रिटिश शासन के प्रति कृतज्ञता का भाव रखा करते थे। उदारवादी संवैधानिक और उदार साधनों में विश्वास करते थे। ये हिंसा और संघर्ष के विरोधी थे और वैधानिक सुधार के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र, स्मृति पत्र और प्रतिनिधि मंडलों का मार्ग अपनाते थे। इनके द्वारा क्रांति या आंदोलन की अपेक्षा निवेदन की पद्धति को अधिक माना गया। उदारवादियों का लक्ष्य स्वशासन की प्राप्ति था। ये नेता सुधार में विश्वास करते थे और इन वैधानिक सुधारों का अंतिम लक्ष्य ये भारतीयों के लिए स्वशासन को मानते थे। ये ब्रिटिश शासन के अंतर्गत ही स्वशासन की स्थापना करना चाहते थे। प्रमुख उदारवादी नेता हैं गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और फिरोज शाह मेहता। जब हम उदारवादी चरण की मूल्यांकन पर बात करते हैं तो बहुत सी दुर्बलताएं जो आलोचकों द्वारा स्पष्ट की गई उनको देखते हैं। पहला उनका दोष ये माना गया कि उदारवादी कुछ एक शिक्षित व्यक्तियों का ही समूह है, भारतीय जनता का वास्तविक प्रतिनिधित्व इसमें नहीं है। साथ ही उनकी राजनीतिक शैली, जो उनके साधन थे, जो वो संवैधानिक साधनों में विश्वास करते थे, उनको
राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा भी दी गई। उन पे ये आरोप भी लगाया गया कि पूर्ण स्वराज की मांग उन्होंने क्यों नहीं उठाई, उन्होंने हमेशा खुद को औपनिवेशिक स्वशासन की प्राप्ति तक ही सीमित क्यों रखा। उनका एक दोष ये भी बताया जाता है कि वे पश्चिमी सभ्यता व संस्कृति से प्रभावित थे और भारतीय सभ्यता और संस्कृति के गौरव को पहचानते नहीं थे। परंतु इन सभी आलोचनाओं में सत्य आंशिक ही है। तत्कालीन सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों का यदि गहन और सूक्ष्म विश्लेषण किया जाए तो उदारवादियों के विशिष्ट व्यवहार के औचित्य को समझा जा सकता है और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उस वर्ग की भूमिका के महत्व तथा देन को आंका जा सकता है। उदारवादियों की सबसे महत्वपूर्ण देन भारतीय जनता में चेतना व जागृति को उत्पन्न करना था। वसुधैव प्रस्तावों, अधिवेशनों तथा शिष्टमंडलों की राजनीति को उनकी कमजोरी माना जाता था, पर वास्तव में इन्हीं माध्यमों से भारतीय जनता की भावनाओं तथा आकांक्षाओं को वे शासन तक पहुंचाने में सफल रहे तथा जनता को भी राजनीतिक समस्याओं के प्रति जागरूकता और चैतन्यता प्रदान करते रहे। ये उनकी महत्वपूर्ण सफलता है। उनका दूसरा प्रमुख सफलता विभिन्न भाषा, जाति, धर्म, वर्ग, क्षेत्रों में बटे भारतीयों को राजनीति के माध्यम से एक सूत्र में बांधना रहा। उन्होंने ब्रिटिश शासन के दोषों को भी स्पष्ट किया और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का आधार तैयार किया। उन्हीं के प्रयासों से भारत परिषद अधिनियम 1852 में पारित हुआ। हालांकि यह अधिनियम अपने आप में पूर्ण नहीं था, परंतु एक शुरुआत तो हो गई थी। वस्तुतः उदारवादियों ने राष्ट्रीय आंदोलन की भूमि को तैयार किया, जिस पर आगे आने वाले नेतृत्व ने बीज बोए। किसी भी वांछनीय लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ना पड़ता है। उदारवादियों के प्रयास भारतीय स्वतंत्रता की दिशा में होने वाली गतिविधियों की दिशा में पहली सीढ़ी थे, जिस पर से गुजरकर ही अगली सीढ़ी पर चढ़ा जा सकता था। यही उदारवादियों की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को अपनी देन रही है। धन्यवाद।